सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम काफी अधिक अपक्रियाशील धातु है और ये वायु के साथ अपक्रिया कर आग पकड़ लेती है। ये वायु के साथ क्रिया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ काफी तेजी से अपक्रिया करती है, तो ऑक्सीजन अपक्रिया कर ये आग पकड़ लेती है। तो ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होती है और इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक गैस को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दूसरे प्रश्न में है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन अपक्रिया करके धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, अर्थात कि आयरन भाप के साथ, भाप मतलब कि जल का गैसीय स्वरूप तो 4H2O तो बनता है Fe3O4 सॉलिड स्टेट में और हाइड्रोजन गैस मिलती है। फिर जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया पोटेशियम की तुलना में धीमी होती है और जल के साथ पोटेशियम काफी तेज अपक्रिया करता है और यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। पोटेशियम की अपक्रिया जल के साथ काफी तेज होती है और ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, मतलब कि ऊष्मा काफी मात्रा में निकलती है इस अपक्रिया के दौरान कैल्शियम की तुलना में। तो कैल्शियम भी जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस, और पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। से धातु A, B, C, D। धातु A को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला गया तो कोई भी अपक्रिया नहीं हुई, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापन हुआ कॉपर का। फिर जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इसे लेकर धातु की कोई रिजल्ट परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। और जबकि बी धातु को जब हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन विस्थापित होता है, वहीं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर, यहाँ पे कोई रिजल्ट परिणाम नहीं दिया गया है। जिंक सल्फेट के साथ परिणाम दिया गया है कि वहां पे कोई भी अपक्रिया नहीं होती। और वहीं धातु सी का कोई अपक्रिया नहीं होती आयरन सल्फेट के विलयन के साथ, और वहीं कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ भी कोई अपक्रिया नहीं होती, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अपक्रिया नहीं होती। सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो अपक्रिया करके सिल्वर को विस्थापित करता है। वहीं धातु डी का किसी भी विलयन के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं होती। तो इस सारणी का उपयोग कर धातु ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है। देखो इस सारणी पे चलते हैं। यहां पे धातु ए आयरन सल्फेट से अपक्रिया नहीं करता, लेकिन कॉपर सल्फेट से अपक्रिया कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात धातु ए की अपक्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तभी इसको विस्थापित किया। लेकिन आयरन को विस्थापित नहीं किया तो आयरन से कम है इसकी अपक्रियाशीलता धातु की। और धातु बी की अपक्रियाशीलता देखिए, धातु बी आयरन को विस्थापित कर देता, मतलब आयरन से इसकी अपक्रियाशीलता धातु ए की अधिक है, लेकिन धातु बी की अधिक है, लेकिन धातु ए की अधिक नहीं थी, अर्थात धातु बी की अपक्रियाशीलता धातु ए से अधिक होगी। तो धातु ए से अधिक है और भी धातु सी से भी अधिक है, धातु डी से भी अधिक है। धातु सी और डी से क्यों अधिक है? तो धातु सी के साथ भी वही है जैसे धातु ए के साथ। धातु सी को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती। धातु डी को भी आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती, लेकिन धातु बी को डालते हैं तो अपक्रिया होती है और आयरन प्रतिस्थापित करता है, अर्थात आयरन से धातु बी की आयरन धातु से धातु बी की अपक्रियाशीलता अधिक है तभी। और ए सी डी की धातुओं की अपक्रियाशीलता आयरन से अधिक नहीं है, इसलिए उसको विस्थापित नहीं कर पाते। तो धातु बी अधिक क्रियाशील है। तो एक आंसर ये है, पहले प्रश्न का आंसर धातु बी अधिक क्रियाशील है। वही दूसरे प्रश्न में ये पूछा है कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। धातु बी को
अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो कॉपर सल्फेट का रंग धातु बी की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा, अर्थात कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में यह है कि धातु ए बी सी डी क्यू की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न 3 में तो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु जो है वो बी है और बी के बाद ए है, ए से अधिक फिर ए से कम अपक्रियाशील है सी, सी से भी कम अपक्रियाशील है डी। तो ये अवरोही क्रम है धातुओं की अपक्रियाशीलता को लेकर, धातुओं की अपक्रियाशीलता को लेकर उनका अवरोही क्रम है। धातु बी सबसे अधिक अपक्रियाशील है, धातु ए बी से कम है, धातु सी ए बी दोनों से कम है अपक्रियाशील, और धातु डी ए बी सी तीनों धातु से इसकी अपक्रियाशीलता कम है। अपक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अपक्रिया लिखिए आयरन के साथ। जब अपक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अपक्रियाशील धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यहाँ पे आयरन H2SO4 Fe H2SO4 से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने में क्या होता है? इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है, मतलब कि गंदा हो जाता है। विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है और काले भूरे रंग का आयरन धातु विस्थापित हो जाता है, और ये इसलिए क्योंकि जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है। हाँ, जिंक फेरस सल्फेट से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और काले भूरे रंग का जो आयरन जो है वो अलग हो जाता है। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का तात्पर्य जो भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके बाह्य कोश में, संयुक्ता कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के साथ उस तत्व के सिंबल को लिखते हुए उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसके सिंबल को दर्शाते हैं। जैसे सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, तो सोडियम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 1, तो उसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हुए दर्शाते हुए हम सोडियम के सिंबल को लिखेंगे और Na पर 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कि ऑक्सीजन में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश में, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 6, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन सिंबल के साथ बगल साइड में हमने डॉट डॉट करते हुए इनकी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने दर्शाया है। वहीं मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 12, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, बाह्य कोश में मतलब एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी के साथ इसके सिंबल को लिखेंगे। यही इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उनके बिंदु, बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उनके बिंदुओं के माध्यम से शो किया, दर्शाया है सिंबल और इसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैग्नीशियम के सिंबल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ दर्शाया, शो किया। चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग में है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। Na2O सोडियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1, सोडियम के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 6। सोडियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, तो यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु को दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे।
तो यहाँ पे सोडियम के बायकोस में इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाएगा, ये सोडियम के इस परमाणु के बायकोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। इसके साथ ही सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो सोडियम धनायन हो जाएगा Na+, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ग्रहण किया, तो इस पर 2 ऋण आवेश, जैसे कि हमने बताया है कि अब इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसमें परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो कि धनावेश को दर्शाती है उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, अर्थात एक धनावेश ज्यादा हुआ तो इस पर हमने धनावेश Na+, इसको सोडियम धनायन के रूप में इसको इंडिकेट किया। वहीं पे ऑक्सीजन को ऑक्साइड ऋणायन यहाँ पे रखा है, जिसपे 2 ऋण चार्ज, 2 ऋण आवेश। फिर MgO, मैग्नीशियम के बायकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, संयोजकता कोश के अष्टक को पूरा करने के लिए, संयोजकता कोश को पूरा करने, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की दरकार है चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेगा और उसके बाद दोनों मिलकर MgO बनाएंगे। इसमें Mg+2 और O2- मतलब मैग्नीशियम पे 2 धन आवेश है और ऑक्सीजन ऋण आवेश, जो कि हमने बताया कि हम जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बीच इम्बैलेंस क्रिएट होगा। प्रोटॉन धनावेश है, 2 धनावेश ज्यादा हो जाएगा, Mg+, ये मैग्नीशियम धनायन और ऑक्साइड ऋण आयन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, अर्थात ऋण आवेश ज्यादा हो जाएगा धनावेश की तुलना में, वो ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश है। MgO यह एक आयनिक यौगिक के रूप में प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका इसी प्रश्न के तीसरे भाग में यह है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है, जैसे कि Na2O तो यौगिक में Na धनायन है और O पर 2 ऋण चार्ज, ये ऑक्साइड आयन मतलब ऋण आयन है, ऑक्साइड ऋण आयन है और सोडियम धन आयन है। यहाँ पे MgO में मैग्नीशियम धन आयन है और ऑक्सीजन ऋण आयन है, ऑक्साइड ऋण आयन है, मैग्नीशियम धन आयन है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर यह है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि उनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, पृथ्वी के भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, कुछ स्थानों पर प्राप्त खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होता है और उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, ऐसे खनिज को अयस्क कहते हैं। गैंग, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना और प्लेटिनम, और ये मुक्त अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा अक्रियाशील नहीं, ये वायु जल इनके सबके साथ मुक्त रूप से अपक्रिया नहीं करती, मतलब कि इनकी अक्रियाशीलता कम है, इसके नाते ये मुक्त अवस्था में रहते हैं, सोना और प्लेटिनम। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। इसमें धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, प्रयोग नहीं, उपयोग किया जाता है, जिसमें कार्बन के अलावा अत्यधिक अक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि का अपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये निम्न अपक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसके लिए उदाहरण यह है कि मैग्नीज ऑक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया करता है, MnO2 एल्युमिनियम से जब क्रिया करता है तो MnO2 से इस यौगिक से यह धातु मैग्नीज विस्थापित हो जाता है और यहाँ पे एल्युमिनियम ले लेगा उसकी जगह, क्योंकि एल्युमिनियम मैग्नीज से ज्यादा क्रियाशील है और जिसके चलते, और यहाँ पे एल्युमिनियम एक अपचायक की तरह काम करता है और जिसके चलते
मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज विस्थापित हो जाता है और बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीज को हम किसी यौगिक से, किसी मैग्नीज ऑक्साइड की यौगिक से हम मैग्नीज को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होगी। ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया तो किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी? तो पहले जिंक को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे जिंक की अपक्रियाशीलता जिंक समान है, और क्योंकि अधिक अपक्रियाशील धातुएं कम अपक्रियाशील धातुओं को उसकी यौगिक से विस्थापित कर सकती है, इसलिए यहाँ पर जिंक की अपक्रियाशीलता समान है दोनों स्थितियों में, तो यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया घटित नहीं होगी। फिर वहीं मैग्नीशियम को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम की अपक्रियाशीलता जिंक से अधिक है, तो इसके चलते मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर विस्थापन अपक्रिया घटित होगी। हाँ, कॉपर की अपक्रियाशीलता जिंक से कम है तो यहां पर भी विस्थापन अपक्रिया घटित नहीं होगी। वहीं जिंक को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म करें तो जिंक की अपक्रियाशीलता मैग्नीशियम से कम है, तो इसके चलते भी यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया घटित नहीं होगी। वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों की अपक्रियाशीलता समान है, तो यहाँ पे भी विस्थापन अपक्रिया नहीं घटित होगी। वहां फिर कॉपर को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर की अपक्रियाशीलता मैग्नीशियम से कम है, तो इसके चलते यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया घटित नहीं होगी। फिर जिंक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो जिंक की अपक्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो कॉपर को विस्थापित कर देगी उसके यौगिक से, उसके कॉपर ऑक्साइड से, तो इस तरह से यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया घटित होगी। फिर मैग्नीशियम को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम की अपक्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो ये मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित कर देगा, अर्थात यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया घटित होगी। हाँ, कॉपर की अपक्रियाशीलता कॉपर ऑक्साइड में उपस्थित कॉपर के समान है, तो यहाँ पे अपक्रियाशीलता घटित नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही कॉपर में, इसमें भी कॉपर, इसमें दोनों की अपक्रियाशीलता समान है, तो यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया घटित नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें पूछा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अपक्रियाशील धातुएं वायुमंडल से अपक्रिया नहीं करती, इसलिए संक्षारित नहीं होती। जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये कम अपक्रियाशील धातुएं हैं और इनकी क्रिया वायुमंडल में नहीं हो पाती, इनकी अपक्रिया, और ये मुक्त अवस्था में रह सकते हैं और इसके नाते इनका संचरण नहीं होता, ये धातुएं संचारित नहीं होती। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातुओं और एक अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांस्य, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, दोनों ही धातुएं हैं। और इस्पात, कार्बन और लोहे का मिश्रण होता है, कार्बन अधातु है, लोहा धातु है।